हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम अभी हुआ है फ़िलहाल कुछ दिन पहले, उसके बारे में वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारा राइट है, मतलब क्वेश्चन भी सही है, उसका आंसर भी सही देंगे आप लोगों के सामने। और आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ क्या लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि कब और किस टाइम पूछा गया सवाल है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देखिए, देख सकते हैं कि CHSL एग्जाम में पूछा गया, जो कि 2024 वाला है, अभी वाला ही है। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये बता दें कि जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम इसमें पूछा गया सवाल है तो बाकी सब एग्जाम में ना आए, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है तो कहीं नहीं कि 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग लगभग मिल ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है कि भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 आ गया है। पहला तो है कि भटियाला क्या है। भटियाला एक जो संगीत है वो क्या है, लोक संगीत है, ठीक है। भटियाला एक लोक संगीत है जो कि मछुआरा समुदाय के द्वारा गाया जाता है। अब यह पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल राज्य से, ठीक है। आइए उसके बाद दूसरा आंसर जानते हैं। तो दूसरा कि आप लोगों को ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑप्शन तो गलत ही है, तो ऑप्शन मत पढ़िए, क्योंकि आपको आंसर देखना है और राइट आंसर ही देखिए, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उसकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमिलित है। यानी कि इसमें ABC दिया गया है, जिसमें से डेट बाय डेट दिया गया है, जैसे 1956 से 57, फिर 1960 से 1, तो इसमें कौन सही है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कब किया गया था, 1956 से 57 और 1960 से 61 तक चला था, ठीक है। ये तो सही है। उसके बाद का क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब तक चला था, 1961-62, उसके बाद 65 से 66, ये भी सही है। अब चतुर्थ के बारे में क्या, पंचवर्षीय योजना जो कि दिया है 66 से 57, उसके बाद 67, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये तो गलत है, ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो द्वितीय इतना से और तृतीय इतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B, ठीक है। देख रहे हैं ऊपर। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर करें, जो एग्जाम चला गया है, अगर आप लोग इस तरह से एग्जाम में पूछा गया सवाल कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कि आप लोगों का बस रिवाइज करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तो भी एग्जाम टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या आता है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा संगठन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अब किसे प्राप्त हुआ है, वो भी मरणोपरांत, ठीक है। मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या आता है कि पिनाकी दास चौधरी, उसके बाद आता है प्रभात चौधरी, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, उसके बाद रेवती मोहन दास। इसमें आप लोग तो लगता होगा कि हम क्यों देखें, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो आप लोगों को तो सीधा सीधा सही दिख ही रहा होगा, तो इसी पे नजर जाता होगा। नहीं, ये सब भी देख लीजिए चूंकि ऑप्शन का। तो उसके बाद राइट आंसर हमको देखना है और यही याद करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था वह है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये तो 10 का क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का भाग था, तो यह अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या आ जाता है। जोहान्स निकोलस ब्रेस्टेड
और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? यानी क्वेश्चन बस इतना है कि अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाता है 1923 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे। आप लोगों के सामने जो भी आ रहा है देख रहे हैं, यहाँ भी एग्जाम का टाइम के साथ दिया गया है कि कब पूछा गया था ये सारा सवाल। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू देखें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सिद्धांत जो कि डीएनए के संदर्भ में इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? पूरकता का सिद्धांत। ठीक है, पूरकता का सिद्धांत। इसके बाद का प्रश्न आता है 7 नंबर क्या? निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन? हरि सेन। ठीक है, हरि सेन। आप लोग ऐसे एक दो क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि इसका लेखक कौन है, किसी का रामधारी सिंह दिनकर, किसी का दंडी, तो इस तरह से ना पढ़े। जबकि यहाँ देखिए हरि सेन, रामधारी सिंह, जो मेन राइटर है उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, और वो कौन कौन सा क्या क्या लिखे हैं उनके वो चीज पढ़ लीजिए, तो फिर आप लोगों को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन क्या लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लंगवीर नृत्य राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस तरह से याद रखें, लंगवीर उत्तराखंड, लंगवीर उत्तराखंड, लंगवीर उत्तराखंड। उसके बाद का प्रश्न आता है 9 नंबर। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो के इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? कहाँ पा सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? चैट विंडो के नीचे। ठीक है, चैट विंडो के नीचे। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू बने रहें, और हम हर एक एग्जाम में पूछा गया सवाल को कराते हैं, और खास करके वो सवाल जो एग्जाम वर्तमान में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न देखिए क्या आ जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की कौन पहली राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें बिल्कुल 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? अब ये कौन सा है? तो यह हो जाता है राज्य केरल। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भारत में नागरिकता के आधार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है संसद के पास। पता है ना कि संसद में बहुत शक्ति है, मतलब संसद के पास बहुत ऐसा शक्ति है जिसमें उसमें सबसे ज्यादा पावर है। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आइए करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग, ठीक है, अधिकांश लोग से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। यानी कि भारत के अधिकांश लोग किस किस राज्य से अन्य राज्यों में प्रवेश किए थे? प्रवेश या प्रवास, प्रवास का अर्थ होता है कि मतलब वहां जाके बसना, वहां जाके रहना। ठीक है, प्रवास करना, और प्रवेश मिस होता है बस प्रवेश करना, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 13 आइए हम लोग देखते हैं क्या आ जाता है कि सकेवा। अब सकेवा क्या है भाई? सकेवा के किरत खूब राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, जो कि कौन सा है? राज्य सिक्किम। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आयात और निर्यात के बीच अंतर। ठीक है, इसको हम आप लोगों को इस तरह से समझा सकते हैं कि व्यापार का संतुलन ये होता है कि किसी देश में कितना इनकम आ रहा है। मान लिया जाए ये कोई देश है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं,
रह रहे हैं। तो अब कितना लोग हैं जो यहीं पे रह के कमा रहे हैं, तो सारा इनकम तो देश के अंदर है। अब कितना लोग हैं जो कि बाहर कमाने चल गए हैं, तो बाहर में बेनिफिट हो रहा है, दूसरे देश में हो रहा है ना। तो बाहर के देशों से भी और अपने देशों से भी बहुत जगह बाहर इनकम जाता है। तो देखना ये है कि बाहर के देश से मेरे देश में कितना इनकम आ रहा है, कितना आय आ रहा है, ठीक है, कितना आय आ रहा है। उसके बाद कितना निर्यात हो रहा है, निर्यात हो रहा है मतलब जा रहा है, आयात मतलब आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। उसमें से किसी देश का व्यापार का संतुलन क्या होता है, आयात और निर्यात के बीच अंतर। अब हम देखेंगे कि मान लिया जाए कि आ रहा है 100 रुपया, जा रहा है 50 रुपया, तो 50 रुपया तो हम मेरा बच रहा है ना, तो इसका बीच का अंतर है, तो कितना बच रहा है, 50 रुपये सरकार के पास। तो वही पूछ रहा है किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है, आयात और निर्यात के बीच का अंतर, ठीक है, जितना बच रहा है उतना अंतर बोल रहा है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे। संविधान के किस भाग में, भाग का पूछ रहा है, किस भाग में मौलिक अधिकार की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे। तो भाग कितना आ जाता है, तृतीय भाग, तीसरा। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है, 16 नंबर, भू आभ पृथ्वी की है। अब यहाँ पे खाली भरने का जगह दिया गया है। भू आभ पृथ्वी की या का है, क्या है, तो आकार। भू आभ पृथ्वी का आकार है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या आता है, प्रश्न नंबर 17, क्या है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल स्थान में स्थित है। अब क्या स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय जो पर्वतारोहण कहा जाता है कि जो पर्वत पे चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान में स्थित है कौन सा राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हमारे यूपी। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष की है। यानी भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी, ठीक है, किस वर्ष की है, तो 1951 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये बात तो सबको पता है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। अब किस वर्ष किस सप्ताह में समाप्त होता है, ये पूछा जा रहा है, किस महीने के सप्ताह में समाप्त होता है, तो किस महीने के, 31 मार्च। अगर हम यहाँ पे 31 मार्च लिखते हैं, उसके बाद पढ़िए तब मजा आएगा क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, 31 अप्रैल से शुरू, 1 अप्रैल से शुरू, 31 मार्च तक समाप्त, उसे क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या, 20 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। भारत के जो आर्य समाज है उसका संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है, प्रश्न नंबर 21, कि शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है 64। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहे, बस 3 क्वेश्चन और हमारा बच गया है, इसको करते हैं, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आता है, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा की पॉप गीतों के एक प्रसिद्ध गायक है। तो किस भाषा के, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंजाबी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या आता है, प्रश्न नंबर 23, एवरेज फंक्शन इसमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज फंक्शन में से किस टूल का ड्रॉप डाउन मेनू पूछ की रहा है सवाल, ये पढ़िए क्या पूछ रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑटो सम फैक्शन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन घट रही है, यानी किस वर्ष भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी,
तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1981 ईस्वी में। अब यहाँ पे 1981 ईस्वी फिट करके देखते हैं क्या आता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन 1981 ईस्वी से घट रही है। अगर क्वेश्चन आपको भरने वाला टाइप के दिया हुआ रहे ना तो आप ऐसे सटीक आंसर करके उसके बाद रट सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आता है कि मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का साक्षर है। ठीक है, कौन है भाई, जो कि वर्तमान के लिए अभी वाला पूछा गया। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है अभी भी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना तक ही क्लास रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे और मिलते हैं हर एक एग्जाम का हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। टेक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, लोगों को भी हंसाते रहिए।